आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनके भाग के बारे में। उनमें कुछ भाग हमने यहाँ पर लिखा है, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। भारतीय संविधान के भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ, ये आर्टिकल 1 से 4 तक इसका उल्लेख है। टोटल भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। ये पता है ना, पूरे भारतीय संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। उसमें से देखिए भारतीय संविधान आर्टिकल 395, ठीक है, भारतीय संविधान आर्टिकल 395। हमने बताया था ना कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 395 आर्टिकल्स हैं। उल्लेख है लगभग 440 आर्टिकल्स बन गए हैं, लेकिन जो चीज़ें अभी बनी हैं मैन्युफैक्चरिंग हैं पर उसको लागू नहीं किया गया है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानेंगे। केवल ये पता है कितने हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, कितने संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं। उसके माध्यम से टोटल 450 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को बनाया गया है। परंतु कितने के बारे में स्टडी करेंगे? ओनली 395, केवल 395 आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम भाग 6 तक पढ़ेंगे, 1 से लेकर के 237 आर्टिकल तक पढ़ेंगे। इसके बाद में 395 का जो बचेगा वो दूसरे वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहला है, 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक इसका उल्लेख है। संघ का मतलब होता है यूनियन स्टेट्स, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। राज्य का मतलब स्टेट और संघ का मतलब फेडरेशन या यूनियन स्टेट्स, जिसको भारतीय सरकार जो है वो पूरा अपने अंडर में रखती है। यूनियन टेरिटरी हो गया, उस पर संपूर्ण रूप से अधिकार किस सरकार का है? केंद्र सरकार का। वो हो जाएगा हमारा यूनियन। स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनमें उनका पावर रहता है। तो राज्य क्षेत्र और संघ, इसमें राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के कौन से ऐसे स्टेट्स हैं किस माध्यम से वो भारत में मिल सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का अगर मामले की उल्लेख करें तो जम्मू कश्मीर के बारे में हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था राजा हरि सिंह के माध्यम से। समझ में आया? सिक्किम को भी भारत में इसी तरीके से शामिल किया गया विलय पत्र के माध्यम से। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को निजाम ने हैदराबाद को भारत में शामिल किया था। शामिल किए नहीं थे, जबरदस्ती करवाया गया था। किसके माध्यम से? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? नहीं, जिनकी स्टैचू बनी है सबसे बड़ी गुजरात में, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे और उन्हीं को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है ना, एकता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उन्होंने क्या बनवाया था? उन्होंने कभी राज्य जो विरासतें थी, कल हमने स्टडी करवाया था इनके बारे में, विरासतों के बारे में, जो विरासतें भारत में शामिल हुई थी, समझे? तो उसको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से उन विरासतों को भारत में लाया गया था। उसमें ऑपरेशन पोलो के द्वारा निजाम ने हैदराबाद को भारत में शामिल किया था। समझ में आया? नेक्स्ट, तो राज्य क्षेत्र और संघ, फेडरेशन एंड स्टेट्स या यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में समझ में आया, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट, नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसके लिए कौन सा टर्म्स होगा या कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया है जिसके माध्यम से वो भारत में नागरिकता ले सकता है। नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे जिसका उल्लेख आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। नेक्स्ट, भाग 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं। हमने बताया था फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सबसे ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है 1235 तक मूल अधिकार जो भारत के हैं, ये यूएसए से लिया गया है और 1235 तक इसका उल्लेख है। भाग 4 आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। बताइए भारत के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी चाइना। हाँ सही है, गुड। तो ये समझ में आ गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है भाग 4 का मूल कर्तव्य, ये 51 का केवल है मूल कर्तव्य। फिर 52 से आ जाएगा संघ। संघ मतलब यूनियन पूरा, मतलब भारत पूरे देश के बारे में स्टडी करेंगे। देखो भाग 5 है संघ, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 52 टू 151, आर्टिकल 51 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, इसमें पहला है कार्यपालिका, फिर है संसद, राष्ट्रपति की विधायी अधिकार, संघीय न्यायपालिका, भारत के
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं इंग्लिश में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे संघ के बारे में। संघ हमने बताया था कि जो पूरे देश में काम करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो वहाँ पर संघ के माध्यम से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इसके प्रमुख कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होता है, जो जल सेना, थल सेना, नौसेना, इन सब सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में क्यों निहित है? क्योंकि देखिए, कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस लागू कौन करेगा? बनाएगा तो कार्यपालिका, सारी चीजें लेकर आएंगी राज्यसभा और लोकसभा में फुल मेजोरिटी के साथ में, बाद में प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है, और सिग्नेचर के बाद में वो जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम। ठीक है, जो बिल होगा वो अधिनियम का रूप धारण कब करेगा? जब प्रेसिडेंट फाइनल सिग्नेचर करेगा। उसके पहले रूल्स होता है कि मान लिया राज्यसभा में कोई कानून लाया गया तो उसको लोकसभा के द्वारा भी फुल मेजोरिटी चाहिए, या लोकसभा के माध्यम से कोई कानून लाया गया तो उसमें राज्यसभा में फुल मेजोरिटी, मतलब दोनों जगह फुल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, तब जाकर प्रेसिडेंट के माध्यम से वो एक्ट बनता है। तो कार्यपालिका की शक्ति है मुख्य रूप से केंद्र में संसद, पार्लियामेंट, उसकी भी राष्ट्रपति के विधायी अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं? कौन से? सबसे बड़ा तो अधिकार यही है कि एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर फाइनली सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निभाता ही नहीं। जब फाइनली जब प्रेसिडेंट जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तो रूल्स कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो एक हिसाब से कह सकते हैं ना, प्रेसिडेंट का पावर सबसे बड़ा है। नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट। फिर देखिए संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आता है, क्योंकि फेडरल कोर्ट ही होता है जो फाइनल जजमेंट देता है। इंटरनेशनल कोर्ट होता है जो देश के मामले, अंतर्राष्ट्रीय मामले, बाउंड्री के जितने भी मामले होते हैं, जो भारत के बाउंड्री लाइन से सटे हुए जितने भी कंट्रीज होंगे, तो उन कंट्रीज के अगर कोई मामले होंगे, श्रीलंका भारत का मामला हो गया, या पाकिस्तान भारत का मामला हो गया, अफगानिस्तान भारत का मामला हो गया, चाइना भारत का मामला हो गया, जो सीमा रेखा स्पर्श करता है भारत के द्वारा किसी अन्य देश की, वहाँ के जो मामले होंगे वो कहाँ से रिलेटेड होंगे? इंटरनेशनल कोर्ट में वो आएगा। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी उसका फैसला सुनाएगा, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट बोलेगा, इंटरफेयर करेगा। संघीय न्यायपालिका समझ में आ गया। संघीय न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आता है। बाकी हाई कोर्ट जो होता है वो किसी राज्य के अंदर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी जिले के अंदर होता है, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। उसकी चर्चा राज्य में पढ़ेंगे भाग 6 में। फिर आता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है। ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट पढ़ेंगे राज्य के बारे में, भाग 6 राज्य। अब राज्य में कहाँ कहाँ उल्लेख है? आर्टिकल 152 टू 237, 152 से लेकर 237 तक। पढ़ना कितना है? टोटल 395 आर्टिकल, अभी 237। इसमें पहला सामान्य है, फिर कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल के विधायी अधिकार, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। जैसा हम यहाँ पर प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं केंद्र में, संघ में जैसे हम प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं, सेम उसी टाइप का राज्य में किसको पढ़ेंगे? गवर्नर को, राज्यपाल को। जो पावर केंद्र में प्रेसिडेंट को है वही पावर स्टेट में किसको दिया गया? गवर्नर को। देखिए, भारत का जो प्रधानमंत्री होगा उसको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? भारत का राष्ट्रपति। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनता है किसी राज्य विधानमंडल के माध्यम से, तो उसको कौन शपथ दिलवाएगा? राज्यपाल। देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होगा वो कहाँ पर प्रमुख उसकी भूमिका होगी? केंद्र में। राज्य में किसकी प्रमुख भूमिका होगी? गवर्नर की, राज्यपाल की। तो कोई अंतर नहीं होता, अंतर पावर का होता है। केंद्र और राज्य में अलग अलग पावर दिए गए हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख, इसमें कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई भी राज्य होगा उसका मुख्यमंत्री प्रमुख होगा। जैसे संघ में कौन आता है? प्रधानमंत्री। वैसे केंद्र राज्य में कौन आएगा? मुख्यमंत्री आएगा। फिर राज्य विधानमंडल, राज्यपाल के विधायी अधिकार। राज्यपाल के जो विधायी अधिकार राज्य में होते हैं वही राष्ट्रपति के विधायी अधिकार केंद्र में होते हैं। राज्यपाल के हो गए राज्यों के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स। राज्य के उच्च न्यायालय, जैसा कि पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहाँ पर भी तो उच्च न्यायालय है, लेकिन प्रमुख रूप से प्रयागराज में उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण को उसको डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पर एक अधीनस्थ न्यायालय का गठन किया गया है। क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है तो 50% जनसंख्या को प्रयागराज हैंडल करता है और 50% जनसंख्या को लखनऊ उच्च न्यायालय हैंडल करता है। समझ में आया? राज्यों के उच्च न्यायालय के बाद अधीनस्थ न्यायालय, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय होता है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है।
जैसे अब गोंडा डिस्ट्रिक्ट का अधीनस्थ न्यायालय कहाँ होगा? गोंडा जिले में होगा ना कचहरी। उसके बाद फैजाबाद का फैजाबाद में होगा, बस्ती का बस्ती में होगा, श्रावस्ती, बलरामपुर जितने भी होंगे ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कोर्ट होंगे, अधीनस्थ न्यायालय।